नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार पांडे अपने चैनल लोक वार्ता के माध्यम से आज हम लोग बात करेंगे दुनिया के अंदर अमेरिका की दादागिरी और हिंदुस्तान के अंदर विपक्ष की दादागिरी पे। मोदी जी एक तरफ कहते हैं कि हम लोग 125 करोड़ देशवासी हैं, जो दुनिया के बहुत बड़ा मार्केट है और हमारी परचेस कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है और दुनिया भी मानता है कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा मार्केट है। इसलिए दुनिया के देश भारत के तरफ इस समय झुके हुए हैं और आ रहे हैं एग्रीमेंट करने के लिए। और लेकिन सच्चाई ये भी है कि हम लोग अमेरिका के मार्केट के लिए मरे जा रहे हैं। अब मरे इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ पे दुनिया के अंदर हिंदुस्तान जो व्यापार करता है उसमें चाइना के साथ या फिर यूरोप के साथ, ईरान के साथ, रशिया के साथ जो भी व्यापार हम करते हैं उसमें हम लोग घाटे में रहते हैं। लेकिन अमेरिका एक ऐसा मार्केट है जिसमें भारत लाभ में रहता है। इसलिए हम अमेरिका के मार्केट पाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं और उससे उसके साथ हम लोग एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हैं। और ये भी सच्चाई है कि अमेरिका के हर उस उल जलूल हरकत जो आज कर रहा है उसको हम सहने के लिए भी तैयार हैं। ट्रम्प जिस प्रकार से दुनिया में दादागिरी कर रहे हैं और कभी टैरिफ के नाम पे, कभी प्रतिबंध के नाम पे भारत को जिस प्रकार से ट्रम्प और उनकी भाड़ मंडली आंखें दिखा रही है, आए दिन मीडिया में उल जलूल बयान देना भारत के खिलाफ और बोलना, हम सिर्फ सुन रहे हैं और देख रहे हैं, चुप हैं, प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी बोल क्यों नहीं रहे हैं, लेकिन चुप रहना भी एक कूटनीति है जो बहुत कुछ कह देता है। हमारी चुप्पी को सामने वाला हमारी कमजोरी समझने लगता है, ये भी सच्चाई है। लेकिन इसलिए हमको प्रतिक्रिया तो देना ही चाहिए। और अभी देखने में यह आ रहा है कि अमेरिका भारत के खिलाफ बोल रहा है और हमारे पक्ष में चाइना और रसिया सामने आकर के जवाब दे रहे हैं, लेकिन भारत सरकार शांत है। इसका फायदा विपक्ष भी उठा रहा है, इल्जाम लगा रहा है कि सरकार कंप्रोमाइज है। 90 सीटों वाली कांग्रेस 293 सीटों वाली एनडीए के ऊपर आक्रामक है, संसद को एकदम बाधित करके रखा हुआ, घेरे हुए है, एकदम से नाको चने चबवा के रखा हुआ है। ये सब आप लोग देख ही रहे हैं मीडिया के अंदर। अमेरिका, CIA और चाइना के इशारे पर देश के अंदर रोज नया नया प्रोपेगेंडा किस तरह से खड़ा हो रहा है, ये भी आपसे कहीं से छिपा हुआ नहीं है। अमेरिका 12,000 किलोमीटर दूर बैठ करके भारत को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है? उसका रीजन है कि भारत आज विकसित अर्थव्यवस्था है और अमेरिका के आंख की किरकिरी बना हुआ है। भारत एक युवा देश है, भारत के पास संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, दुनिया की सबसे अच्छा ब्रेन है। हमसे पहले चाइना था, लेकिन आज चाइना लॉस की तरफ जा रहा है, चाइना नीचे की तरफ जा रहा है। अगर दुनिया के अंदर ग्रोथ रेट देखा जाए तो अमेरिका, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली देश है, उसका ग्रोथ रेट 1 पॉइंट कुछ समथिंग है, चाइना का 2 पॉइंट कुछ समथिंग है, भारत का 7 पॉइंट समथिंग के आसपास जा रहा है। दुनिया के अंदर सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में हम हैं। इसलिए दुनिया के नज़र में और अमेरिका के नज़र में हम लोग किरकिरी बने हुए हैं और आए दिन रोज कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया अमेरिका भारत के खिलाफ देता है, हमको अस्थिर करने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका और उसकी डीप स्टेट जो है
भारत को अंदर और बाहर से किस प्रकार से घेर रहे हैं, ये सबके सामने है। हमारे अगल बगल देशों में बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव, नेपाल की सरकारों को किस तरह से गिराना, अस्थिर करना और हम अपने मन मुताबिक सरकार बनाना वहाँ पे, ये भारत को एक तरह से अस्थिर करने का प्रयास हो रहा है। वो कोई भी मौका जाने देना नहीं चाहता है। एक तरफ तो कहता है कि भारत हमारा बहुत मित्र है, बहुत अच्छा मित्र है, मोदी जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। भारत अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन वही पीठ पीछे छुरा घोंपने वाली बात। वहीं के किसी राजनेता ने कहा था कि अमेरिका की दोस्ती भी अच्छी नहीं है, अमेरिका का दुश्मनी भी अच्छी नहीं है। 2047 तक हम विकसित राष्ट्र बनने का सपना देख रहे हैं और उस तरफ अग्रसर भी हो रहे हैं। विश्व की ये हम तीसरी अर्थव्यवस्था इस समय बनने जा रहे हैं। लेकिन हमारी तरक्की अमेरिका और दूसरे देशों को, उनके पीछे लग्गुओं को और हिंदुस्तान में उनके जो एजेंट हैं विपक्ष, उनको हजम नहीं हो रहा। हर अच्छे काम में अड़ंगा लगाने का प्रयास कर रहे हैं। 1947 में विकसित राष्ट्र और विकसित अर्थव्यवस्था हम बन तो जाएंगे, लेकिन इसके पीछे एक सच्चाई, एक असलियत भी ये है कि क्या हम लोग पाला छू करके और फिर वापस आ जाएंगे। इसके पहले हम लोग 11वीं अर्थव्यवस्था थे विश्व के अंदर। सन 2014 के पहले हम लोग 11वीं अर्थव्यवस्था थे। आज मोदी जी ने उसको तीसरी अर्थव्यवस्था बना दिया है और उनका सपना है कि 2047 तक हम विकसित राष्ट्र बने। और लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका और चाइना आज पहले और दूसरे स्थान पे है, लेकिन वो 50 साल से उस जगह पे अपने पोजीशन को बनाए हुए हैं, मेंटेन किए हुए हैं। क्या भारत भी उस पोजीशन को मेंटेन कर पाएगा उतने लंबे समय तक? ये एक सवाल है। या फिर हम पाला छुएंगे और फिर वापस आ जाएंगे 11वें नंबर पे। अमेरिका के डीप स्टेट और सोरोस एंड कंपनी के इशारे पर देश में किस प्रकार से उपद्रव मचाया जा रहा है, ये आप सभी लोग देख ही रहे हैं। विपक्ष उनका कठपुतली बना हुआ है। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपने कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर जो एसआई समिट हुई, एआई समिट हुआ, सॉरी एआई समिट जो हुआ, उसके अंदर कांग्रेस का जो यूथ विंग था वो किस तरह से टी शर्ट उतार करके और दुनिया के देशों से आए हुए डेलीगेशन के सामने प्रदर्शन करता है। और कुछ दिनों बाद राहुल गांधी बहुत ही बेहयाई से इसको स्वीकार भी कर लेते हैं कि हाँ देखा, हमारे यूथ विंग ने किस तरह से अपना काम कर दिया। ये एक उदाहरण है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ भी छिपा नहीं है, सब कुछ आपके सामने है। और इस समय गल्फ में युद्ध चल रहे हैं। एक तरफ अमेरिका और इजराइल, दूसरी तरफ ईरान के ऊपर ज़बरदस्त आक्रमण हो रहे हैं। वहाँ के सुप्रीम नेता, धार्मिक नेता अयतुल्ला खुमैनी को लोगों ने मार दिया और उसके बाद से वहाँ की जो सेना है इन दोनों देशों का किस तरह से मुकाबला कर रही है। अमेरिका इसे पछता रहा है। उसने सोचा था कि वेनेजुएला के तरह मैं वहाँ जाऊँगा, मैं जाऊँगा 15 मिनट के अंदर वहाँ के राष्ट्रपति को उठाकर मैं ले आऊँगा और उसके बाद सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। उसकी जो गणना था वो गलत निकल गया।
दुनिया में तेल और गैस की किल्लत हो गई है, और जो देश तेल और गैस का उत्पादन करते हैं उनके के यहाँ भी सप्लाई चेन बाधित है। जिस तरह से ईरान ने रिटेलिएट किया है, और जिस तरह से मैं वो अपना बचाव कर रहा है, गल्फ ऑफ हार्मोन्स को किस तरह से वो बाधित किया हुआ है, जहाँ से दुनिया की 20% तेल का सप्लाई होता है, दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन यूरोप की हालत बहुत बुरी है। अमेरिका के पास तेल का भंडार है, गैस का भंडार है, उसके बाद भी महंगाई चरम पे है वहाँ पे। यूरोप के अंदर महंगाई चरम पे है। भारत के आसपास के देशों को अगर हम देखें कि स्थिति संभल नहीं रही है। भारत 2014 में अपने यहाँ तेल का रिजर्व, अच्छा खासा रिजर्व रखना शुरू कर दिया उसने। जब से मोदी जी आए, उन्होंने एक प्लानिंग के तहत कम से कम इतना उन्होंने किया कि 25 से 30 दिन का हमारे पास तेल रहे भंडार। दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन कहने के लिए 20-25 दिन है। कम से कम भारत के पास कम से कम 90 दिन 100 दिन का रिजर्व रहता है। और हाँ, थोड़ा सा एलपीजी का किल्लत है, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग के यहाँ एलपीजी गैस जो आता था वो कुवैत से आता था, गल्फ ऑफ हार्मोन्स के रास्ते ही आता था। तेल का तो रिजर्व हम कर सकते हैं, लेकिन गैस का रिजर्व नहीं कर सकते। गैस अच्छा चीज़ है कि उसको रिजर्व नहीं किया जा सकता, इसलिए उसकी प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी भारत ने रास्ता निकाला है, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से और भी दूसरे देशों से सप्लाई चेन बनाया गया है और आ रही हैं। थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि ईरान तो बगल में था, या गल्फ ऑफ हार्मोन्स बगल में था, तो जल्दी पहुंच जाता था, लेकिन वहाँ से आने में थोड़ा समय लगता है। इसलिए थोड़ा सा क्राइसिस चल रहा है, लेकिन तेल में कोई दिक्कत नहीं है। भारत जिस तरह से अपने आप को संभाला इस समय, ये काबिल तारीफ है। मोदी जी का जो कूटनीति है वो दुनिया के अंदर बेमिसाल है। विपक्ष सरकार को पैनिक करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन मोदी जी ने ऐसा सिस्टम चलाया कि आज विपक्ष ही पैनिक मूड में आ गया। जिस तरह से गोदामों के आसपास लंबी लंबी लाइनें दिख रही हैं, ये एक तरह से जनता पैनिक मूड में आ रही है। जनता को ही समझ में आ रहा था कि अरे पता नहीं क्या हो जाए, तेल मिले, गैस मिले ना मिले। घर में एक सिलेंडर पड़ा हुआ है, लगा हुआ है, लेकिन दूसरे सिलेंडर के लिए लोग लाइन में जाके लग जा रहे हैं। सरकार ने एक नियम बनाया, पहले 21 दिन का नियम था कि 21 दिन के बाद आप बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन उसने 25 तक कर दिया कि 25 दिन तक के बाद ही आप उसको बुकिंग कर सकते हैं। एक तो सरकार ने ये जब अनाउंस किया, उसके बाद थोड़ा सा लोगों को घबराहट उत्पन्न हुआ। उसके बाद से मुंबई में और साउथ में वहाँ की विपक्ष पार्टियों ने किस तरह से होटलों को बरगला करके और उनके द्वारा बयान दिला करके कि होटल बंद हो जाएंगे, गैस नहीं आ रहा है, वहाँ मेनू छोटे कर दिया जाएंगे। तो इस तरह से मीडिया के अंदर बयान दे करके और एक तरह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर स्थिति को पैनिक करने का प्रयास किया गया। ये न किसी भी प्रकार से सत्ता पे हम काबिज हो जाएं,
बस एकमात्र यही उद्देश्य विपक्ष का है। आज सरकार 15 साल से किस तरह से देश के अंदर काम कर रही है, 1947 से लेकर के और 2014 के पहले का भारत देख लीजिए और 2014 से लेकर के 2025 का भारत देख लीजिए, आपको जमीन आसमान का फर्क पड़ जाएगा। किस तरह से हाईवे बन रहे हैं, किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, संसद भवन बना, अयोध्या में राम जन्मभूमि बना, काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर बना, महाकालेश्वर बना, उसके बाद दिल्ली में किस तरह से G7 की मीटिंग हुई और उसके बाद से वहाँ पर भारत मंडपम बनाया गया, प्रधानमंत्री आवास बनने का वो पूरा कार्यालय बनने की तैयारी हो रही है। विदेशों से और पूरे विश्व में किस तरह से भारत अपने को रख रहा है और कूटनीति के माध्यम से किस तरह से देश सभी देशों से अपना व्यवहार बनाए हुए है, ये देखने की बात है। मित्रों, अगर बाहरी दुश्मन अगर आपके घर में घुस मिल करके और आपके घर में सदस्यों को लालच दे और बरगलाए और घर का तोड़ने का प्रयास करे तो वह ज़्यादा खतरनाक होता है। निंदक नियर राखिए आंगन कुटीर छवाए, ये एक दोहा है। अगर बात निंदा तक ही रहे तब तो समझ में आती है, लेकिन अगर षड्यंत्र होने लगे तो ये खतरनाक हो जाता है। तो आज निंदा नहीं, आज षड्यंत्र हो रहा है। बाहर के, हिंदुस्तान के बाहर से भी और हिंदुस्तान के भीतर से भी किस तरह से रिजीम चेंज हो रहे हैं, किस तरह से लव जिहाद हो रहा है, किस तरह से हिंदू बहन बेटियों को बरगला करके और उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोने कोने में पाकिस्तान बन गया है। अभी एक दो दिन पहले का न्यूज़ है कि भारत के अंदर जब ये ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म हुआ उसके बाद से ही भारत के जो स्ट्रेटेजिक जगह है, लोकेशन है, रेलवे स्टेशन है, सेना के अड्डे हैं, सेना के कैंप है, वहाँ पर किस तरह से CCTV कैमरा लगा करके और पाकिस्तान के अंदर बैठ करके और निगरानी की जा रही थी। यहीं के दलाल थे, यहीं के लोग थे, पैसा खा करके ये भारत के खिलाफ काम कर रहे थे। तो दुश्मन तो अपने घर में बैठा हुआ है, पहले उससे लड़ने की ज़रूरत है। बाहर वाले से तो हम लड़ लेंगे, लेकिन अपने घर में जो दुश्मन छिपा हुआ है उसको कैसे आप पहचानेंगे? उसको पहचान करके और निकालने की ज़रूरत है, उसके खिलाफ सख्त कानून लाने की ज़रूरत है। हर मुद्दे पर समाज और देश को पैनिक क्रिएट करना विपक्ष की आदत बन गई है। अगर जनता ने आपको सत्ता से बाहर किया तो कोई ना कोई कमी रही होगी आपके अंदर, नाकामियां रही होंगी। सन 1947 से लेकर 2014 तक ज़्यादातर बागडोर कांग्रेस के हाथ में रही। ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस ने प्रोग्रेस नहीं किया और विकास नहीं हुआ। हाँ, विकास हुआ, लेकिन विकास की रफ्तार बहुत स्लो थी। संस्थाएं तो बनाया, लेकिन उसके हाथ में अधिकार नहीं दिए, उसको बजट नहीं दिया। इसरो बना, DRDO बना, लेकिन उसको इतनी पैसा नहीं दिया गया कि वो अपने बल पर कोई विकास का कार्य कर सके। 2047 के बाद आप देख लीजिए किस तरह से इसरो और DRDO काम कर रहे हैं, ये सब आपके सामने है। सेना तो थी, लेकिन सेना के हाथ में संसाधन नहीं थे, आधुनिक हथियार नहीं थे, इंटेलिजेंस नहीं था। ये सारी समस्याएं थी। घरेलू उद्योगों में
को प्रोत्साहित नहीं किया गया। जो लोकल में जो चीज़ें हैं जो बनती हैं उसको प्रोत्साहित नहीं किया गया। नए उद्योगपति सामने नहीं आए, नए स्टार्टअप सामने नहीं आए। उंगली पर गिने चुने उद्योगपति रहे जो पूरे हिंदुस्तान के पूरे संसाधनों पर कब्जा करके बैठे हुए थे और देश की स्थिति, देश को चलाने का प्रयास कर रहे थे सत्ता के ऊपर दबाव दे करके। 2047 के बाद देखिए स्टार्टअप बढ़े हैं, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, इन्वेशन हो रहे हैं, नए उद्योग जगत में नए नए उद्योगपति आए हैं। आज दुनिया के अंदर काम हो रहा है। आज आप हथियारों में ही देख लीजिए, भारत उस समय एक बंदूक की गोली नहीं बनाता था। सियाचिन के अंदर जब पोस्टिंग की बात होती थी तो अच्छे जूते नहीं होते थे, अच्छे जैकेट नहीं होते थे। आज सारी चीज़ें भारत अपने क्या खुद बना रहा है। गोला बारूद, हथियार, रॉकेट, ये सारी चीज़ें अपने यहाँ बन रही हैं। पहले युद्ध होते थे तो दूसरे देशों का मुंह देखना पड़ता था कि कब वो गोला बारूद हमको देगा और कब हम मौके पर उसका यूज करेंगे। लेकिन 2014 के बाद, मोदी जी के आने के बाद, मोदी जी ने एक सिस्टम बनाया कि नहीं, ये सारी चीज़ें अपने घर में बनेंगी। हमें युद्ध के समय हमें किसी दूसरे देश का मुंह न देखना पड़े। इसके पहले ये स्थितियां बना के रखी गई थी। हथियारों में किस तरह से दलाली होता था, हिंदुस्तान के ही पार्टियां जो सत्ता में थी दलाली खाती थी। विदेशों से कर्ज लेकर के और सरकार चलाई जाती थी, देश चलता था, जिसका नतीजा था कि चंद्रशेखर के प्रधानमंत्री बनने पर भारत की अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर गई। भारत का सोना विदेशों में गिरवी रखना पड़ा। आप मोदी का विरोध करते करते, सरकार का विरोध करते करते कब देश का विरोध करने लगते हैं उनको खुद ही पता नहीं चलता। भारत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने लगते हैं। अमेरिका एक धूर्त राष्ट्र है, उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। सन 1971 का हम लोग यह देख चुके हैं, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा था उस समय उसने अपना 7वां बेड़ा भेजा। एक रशिया था, सोवियत संघ था उस समय, उसने अपनी सेना, अपने शिप भेजे, हर मोर्चे पर भारत का हेल्प किया। इजराइल ने बिना कहे हेल्प किया था। हमने उस समय उसको मान्यता तक नहीं दिया था, उसके बाद भी उसने हमारी सहायता की। अमेरिका का ये स्थिति है कि विश्व के अंदर अस्थिर किए रहो और एक देश को दूसरे देश से लड़ाते रहो और उनके अंदर भय का माहौल पैदा करो कि हमारा हथियार बिकता रहे और उस पैसे से हम देश के अंदर रिजीम चेंज कराते रहें, एक दूसरे को लड़ाते रहें, विश्व को अस्थिर करते रहें कि ये दुनिया आपस में लड़ती रहेगी और हम विश्व के सबसे बड़े दादा बन के बैठे रहेंगे, पैसा वाले बन के बैठे रहेंगे, डॉलर मेरा मजबूत रहेगा। ये उसकी स्ट्रेटेजी है। उसे जिस भी देश से डर महसूस होता है वो उसके पीछे हाथ धो करके पड़ जाता है। इसके पहले चाइना के पीछे था, उसके पहले जापान के पीछे था, जापान के ऊपर परमाणु बम गिराया, जापान तहस नहस हो गया। उसके बाद से फिर चाइना के पीछे पड़ा, आज हिंदुस्तान के पीछे पड़ा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले रायसीना हिल्स जो रायसीना डायलॉग्स जो होते हैं उसमें वहाँ के एक सदस्य आए थे, उन्होंने कहा कि जो गलती हमने चाइना के साथ किया मैं भारत के साथ नहीं करूँगा। हम लोगों ने चाइना को बढ़ाने में जिस तरह से सपोर्ट किया वैसा हम भारत के साथ नहीं करेंगे, भारत को उस तरह से सपोर्ट नहीं करेंगे। भारत की धरती पर बैठ करके
ऐसा बयान उन्होंने दिया। तो अमेरिका की नीयत पता चलती है सबको, कहीं किसी से छिपा हुआ नहीं है। कठपुतली विपक्ष बना हुआ है। लीबिया में कर्नल गद्दाफी हो को मारना हो, इराक में सद्दाम हुसैन की हत्या करना हो, वेनेजुएला में मादुरो को उठाना हो, इराक में ईरान में खमैनी की हत्या, ये अमेरिका की दादागिरी का निशानी है। कनाडा को अमेरिका का 91वां स्टेट कहना, ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात करना, क्यूबा पर अटैक करने की बात करना, उनके संसाधनों पर अधिकार करना। मित्रों, ये समझ में नहीं आता कि अमेरिका क्या 200 साल पीछे जा रहा, 100 साल पीछे जा रहा, जब दुनिया के बड़े देशों को उपनिवेश होता था, एक देश दूसरे देश को गुलाम बनाता था। जिस तरह से यूके और अमेरिका और फ्रांस पूरे दुनिया को गुलाम बना के रखे हुए थे, क्या नहीं विश्व फिर उसी स्थिति में जा रहा है? ये सोचने समझने की बात है। और मित्रों, लड़ाई ये सिर्फ तेल का है, ऊर्जा का है, जिस पर पूरे विश्व के संसाधन पर कब्जा करने की बात है। और इसी कड़ी में अमेरिका ने एक नया चाल चला भारत के खिलाफ। इसके पहले भारत का जो उद्योगपति थे अडानी जी, उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और उनको फंसाने का एक बार प्रयास किया गया। भारत के उद्योग को तोड़ने की कवायद अमेरिका की। और अभी कुछ दिन पहले ट्रंप ने रिलायंस को धन्यवाद दिया। भाई, रिलायंस ने ऐसा क्या कर दिया रातों रात कि ट्रंप ने उनको धन्यवाद दिया? ट्रंप कहते हैं कि रिलायंस अमेरिका के अंदर $300 बिलियन लगा करके और रिफाइनरी लगाने जा रहा है। उसने वादा किया है। बात निकल के ये आ रही है कि रिलायंस अमेरिका में $300 लगा के रिफाइनरी लगा क्यों रहा है? जामनगर के अंदर, भारत के अंदर तो ऐसा ही बहुत बड़ी रिफाइनरी लगा हुआ है रिलायंस का। दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी जामनगर में है। मित्रों, पहला सवाल यही है कि भारत का पैसा अमेरिका में जा रहा है। और दूसरा बात यह है कि रिलायंस की टोटल वैल्यू 225 बिलियन है, तो वो 300 बिलियन लाएगा कहाँ से, लगाएगा कहाँ से? क्या रिलायंस अपने सारे बिजनेस को समेट करके अमेरिका जा रहा है? क्या अंबानी जी सरकार से अलग इधर चलने का प्रयास कर रहे हैं? जिस तरह से ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में अंबानी जी पहुंचे थे, उसके बाद से जब उनका गल्फ का जब दौरा हुआ, उस समय अंबानी जी हाथ मिलाने के लिए गए, तो क्या सरकार से हट करके वो अपनी सरकार चलाने का प्रयास कर रहे हैं या ट्रंप के झांसे में आ रहे हैं? ट्रंप जिस तरह से हमारे उद्योगपतियों का अपहरण करके और उनको बरगला करके उनके ऊपर मुकदमे लगा करके और एन प्रकार उनको परेशान करके एक तरह से भारत को ही अस्थिर करने का प्रयास कर रहा है। ट्रंप अपने सोशल मीडिया ट्रूथ पर लिखते हैं कि 50 साल के बाद कोई रिफाइनरी अमेरिका के अंदर लगने जा रही है। अमेरिका के अंदर ज़्यादातर टेक्सास और लिथुआनिया में ही उनके रिफाइनरी लगे हुए हैं। सवाल यह है कि क्या अमेरिका में कोई पहली बार कोई रिफाइनरी लग रही है? अमेरिका में 123 रिफाइनरियां पहले से ही काम कर रही हैं। अमेरिका के ज़्यादातर रिफाइनरी जो है हमारे भारत के जामनगर से कम ही रिफाइन करती हैं। ट्रंप भारत में
किस तरह से रिज्यूम चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं, किस तरह से अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, और उनके एजेंट किस तरह से हिंदुस्तान के अंदर संसद को बाधित करने का प्रयास कर रहा है, ये आपके सामने है और ये सभी देख रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था जिस रफ्तार से दुनिया में आगे बढ़ रही है वो खास करके अमेरिका की आंख की किरकिरी बना हुआ है। आज के लिए इतना ही बस। अगर कंटेंट पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें कि हमें ऐसे ही वीडियो हमेशा बनाने का प्रोत्साहन मिलता रहे।